हाँ, हेलो एवरीवन। आज 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो जेई मेन के पेपर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उन्हें काफ़ी मुश्किल के साथ कलेक्ट करना पड़ा है। ऑफ कोर्स कलेक्ट हो गया, तो मैं इसके सिन्हा रिजोनेंस के बिहाफ पे उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो ये पेपर थोड़ा सा टफ साइड में है। 4 क्वेश्चन इसमें हार्डर क्वेश्चन है और इसमें जो है सो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखें कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास, तो 1 बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, एक OH ग्रुप है। और यहाँ जो मुझे अब मिला है मेमोरी बेस्ड में कलेक्शन हुआ है कि H+ एंड हीट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम अल्कोहल को H+ दे करके हीट करते हैं तो क्या होता है। तो अल्कोहल का OH ग्रुप निकल जाएगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। और यहाँ पर आप ध्यान दें तो 1 2 3 4 5 ये कार्बोकैटायन 5 मेंबर रिंग पे अटैक करेगा। अटैक करके ये पाई बॉन्ड पे अटैक करके अल्कीन पर अटैक करके 5 मेंबर रिंग बनाएगा। तो अगर हम 5 मेंबर रिंग बनाते हैं तो ये हमारा रिंग हुआ। और यहाँ अटैक कर रहा है तो बगल वाले एटम पर हमारे पास कार्बोकैटायन होगा एक। अब एक बात और सोचने में आ सकती है कि हम 6 मेंबर का बनाएं, लेकिन 2 ऑप्शन हैं। पहला नंबर के 6 मेंबर के हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पर सारे कार्बन sp3 हैं तो 5 मेंबर रिंग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, अब यहाँ क्या करना है, तो हीट करने से क्या होगा, तो डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करके हम इसका एल्कीन बना लेंगे। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है हम इसमें एल्कीन बना लेंगे। ओके, और एल्कीन बनाने के बाद यहाँ पर क्या है, अगर हम एल्कीन नहीं आगे बनाते हैं तो एल्कीन के बाद H+ एंड Br-। H+, तो H+ वहाँ जाएगा जिससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। चूँकि यहाँ पे ब्रांचिंग है तो यहाँ की तुलना में ये बाहर में ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो कुल मिला करके हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है और इस कार्बोकैटायन पे फिर Br- अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, तो 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोकैटायन बनाएंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन कराएंगे। साइक्लाइजेशन कराने के बाद चूँकि हीट भी दिया हुआ है हम उसे डिहाइड्रेट करेंगे, एल्कीन बनाएंगे, फिर उसके बाद HBr ऐड करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बन रहा है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये क्या है, तो बेंजीन से लगा हुआ एक ईथर है और इस ईथर पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 हो सकता है कुछ और भी हो। ठीक है, अब इसको कॉन्क HI के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ के साथ जाकर के ये क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम। तो बेसिकली मैकेनिज्म यहाँ पर ये कहाँ चला जाएगा, तो ये ऑक्सोनियम बनाएगा, कार्बोकैटायन टूटने की दिशा में जाएगा। और लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है कि इस केस में क्या ये बॉन्ड टूटता है, बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, या ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। तो जवाब है कि बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता रिजोनेंस के कारण। तो यहाँ पर आयोडाइड का अटैक दूसरे साइड में होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा और हमारे पास क्या बन रहा है, तो हमारे पास बन रहा है फिनॉल। तो व्हाट इज दिस ए, अगर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए हमारे पास क्या बन रहा है, तो ए बन रहा है हमारे पास फिनॉल। और फिनॉल को जब जिंक से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो वो बना देता है बेंजीन। तो ऑब्वियस है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आंसर इज 4 कि पहले क्या बनाएंगे, फिनॉल, और उसके बाद क्या बनाएंगे, बेंजीन। यहाँ ध्यान रखना है कि बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता। तो कुल मिला के हमारे प्रोडक्ट बन रहे फिनॉल।
अगेन थर्ड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड है, ये आप देखेंगे 6 मेंबर का साइक्लोहेक्सीन है, उसके ऊपर में एक कार्बन दूसरे कार्बन पे एसिड है। तो I2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो पहला नंबर कि ये हमारे पास हो जाएगा O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा कि ये I2 और इस मीडियम में OH माइनस और I माइनस होगा, तो दिस विल जनरेट, ये यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, HOI कुल मिला करके एंड I माइनस। तो हमारे पास एक आयोडाइड जनरेट हो रहा है, I जनरेट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करता है, और सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस पाई बॉन्ड पे अटैक कराएंगे। व्हाट दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सीन है, इस हेक्सीन के डबल बॉन्ड पे, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन माइनस अल्कलाइन मीडियम में। नाउ दिस पाई बॉन्ड विल ऐड विथ आयोडीन, और ये बनाएगा हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में आयोडीनियम आयन, और इसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, तो अब क्या करने जा रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म में हमारा ये आयोडीनियम आयन बन रहा है, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है उसी तरीके से। दिस इज रियली टफ क्वेश्चन, आयोडोलैक्टोनाइजेशन का कंसेप्ट। और यहाँ पर दूसरी ओर, अब यहाँ पर ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5, ये O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करके ये यहाँ पे क्या बना रहा है, 6 मेंबर का रिंग तो हमारे पास है ही, और इस कार्बन पे आयोडीन हो जाएगा, और बगल वाला कार्बन CH2 है, और डबल बॉन्ड, और ये O माइनस के साथ ये बन गया लैक्टोन, साइक्लिक ईस्टर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में ध्यान दीजिए कि आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइन मीडियम है। तो अल्कलाइन मीडियम में तो कार्बोनाइल के बगल में बैठा हुआ जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कुल मिला के इवन CV मैकेनिज्म से ये एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेक्सीन और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो अगेन दिस ऑप्शन इज 3। यहाँ ध्यान देना है, ये बेसिकली आयोडोलैक्टोनाइजेशन कि डबल बॉन्ड पे आयोडीन अटैक हुआ, उसके बाद साइक्लिक फॉर्म में बनेगा, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनेगा, और फिर यहाँ पर O माइनस जो है अल्कलाइन मीडियम में जो बना है वो अटैक करके आयोडोलैक्टोन बनाएगा। और अगेन ये जो लास्ट में, चूंकि आप यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हीट भी दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर एलिमिनेशन होके HI निकल करके बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट आपका जो है सो कंजुगेटेड बन रहा है। तो ये सारी बातें इसको फेवर कर रही हैं, तो ये आपके थर्ड प्रोडक्ट बनेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स ऑर्थो मेटा पारा डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। यहाँ ध्यान दीजिए कि एनिलीन के नाइट्रेशन से ऑर्थो मेटा पारा डेरिवेटिव बनता है, तो जवाब है कि हाँ ये तो सही है, ये तो ऑब्जर्व फैक्ट है। एनिलीन जब HNO3 H2SO4 में रिएक्ट कराते हैं, तो एनिलीन से मीडियम में हो जाता है एनिलीनियम आयन, और जब एनिलीनियम आयन हो जाएगा तो हमारे पास एनिलीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑर्थो भी बनता है, नाइट्रो बहुत कम बनता है, 2% के आसपास, और
एनिलीनियम बनता है, यहां ध्यान देना, मेटा पोजीशन पे बनता है और पारा पोजीशन पे बनता है। तो ये हमारे मेजर प्रोडक्ट हैं 48-49% के आसपास। ओके, तो एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स ऑर्थो, मेटा एंड पारा डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। पहला लाइन तो सही है, तीनों मिलता है, ये दोनों मेजर हैं और ये बहुत माइनर है। पॉइंट नंबर 2, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। क्या नाइट्रेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में कराया जाए? अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, सारा का सारा एनिलीन, यहां ध्यान दीजिए कि सारा का सारा एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर जाएगा। एंड एनिलीनियम आयन इज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटेड ग्रुप। यह बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेटेड कंपाउंड है। तो कुल मिलाकर के इसमें यह बात निकल के आएगी कि सेकंड लाइन सही है या गलत है। इन हाईली एसिडिक माने पीएच बहुत लो हो, तो पीएच बहुत लो होगा तो हमारे सॉल्यूशन मिक्सचर में एनिलीन के बजाय एनिलीनियम आयन विल डोमिनेट, तो रिएक्शन प्रोसीड होने में दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सबस्टांस बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। दिस इज करेक्ट, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन। और पॉइंट नंबर 2, सिलिका जेल कोटेड ऑन ग्लास प्लेट इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट। यस, ये भी सही है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आप इसके पिक्चर को देखोगे, फोटोग्राफ देखोगे, तो ये जार के अंदर में एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, सिंपल डॉट है ना, डॉट, और ये जो है सो इसके ऊपर फिर मूव करता है, इसी से आरएफ फैक्टर निकालते हैं। तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का दिया हुआ है, और सीधा सीधा यहाँ आंसर क्या है, आंसर इज 3, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन अगला क्वेश्चन, फ्रुक्टोज को अगर हम HCN से रिएक्ट कराएंगे और H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनता है? और दूसरा, रेड फास्फोरस एंड HI से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है? ये नहीं पूछा क्या बनता है, ये पूछा गया कि प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दिया हुआ है। तो बेटे जब भी हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो फ्रुक्टोज के केस में क्या होता है, तो जवाब है कि फ्रुक्टोज के केस में हम जब भी केसियन से रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले ये बनाएगा साइनोहाइड्रिन, और वो साइनोहाइड्रिन आगे क्या होगा, तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो कार्बन कहाँ जाएगा, तो कार्बन बढ़ जाएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी और ये चला जाएगा एसिड बन जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो एसिड बढ़ रहा है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो आप यहाँ ऑक्सीजन हटा करके और C डबल बॉन्ड OH लगाते हैं तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C7H14O8। और केस नंबर 2, रेड फास्फोरस HI से जब रिएक्ट कराते हैं तो फ्रुक्टोज का क्या हो जाएगा, तो सारे के सारे हाइड्रोलिसिस हो जाएंगे रेड फास्फोरस से, पूरा का पूरा ऑक्सीजन हट जाएगा एंड यू आर गेटिंग व्हाट, तो नॉर्मल हेक्सेन। तो यहाँ पे आपको हेक्सेन मिलेगा, तो उसका फार्मूला क्या होगा, C6H14।
तो फ्रुक्टोज से जो हमें मिलने वाला है C7H14O8 एंड C6H14, पहले स्टेप में साइनोहाइड्रीन बना करके हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और दूसरे स्टेप में फ्रुक्टोज का टोटल रिडक्शन कर रहे हैं। ओके, the only way by which an inhibitor can prevent action of enzyme is by blocking the active site। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है और एंजाइम ड्रग एंड ड्रग एक्शंस के ऊपर वर्क करता है। द ओनली वे बाय विच एन इनहिबिटर कैन प्रिवेंट एक्शन ऑफ एंजाइम इज बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। इनहिबिटर का काम क्या है, तो ये उस इनहिबिटर के काम के बारे में बता रहा है। द ओनली वे बाय विच एन इनहिबिटर कैन प्रिवेंट एक्शन ऑफ एंजाइम इज बाय एक्टिव ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। बात तो सही है, लेकिन ये लाइन गलत है। देयर आर अदर वेज ऑल्सो। एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के बजाय डिफॉर्म करने का भी एक तरीका है, एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट करके और उसे डिफॉर्म करके। तो यहाँ पर यह लाइन गलत है। इनहिबिटर्स कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ एंजाइम, या दैट इज करेक्ट। तो कुल मिला करके इसमें जो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो ये इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट। कई बार वो एक्टिव साइट पर डायरेक्ट आ जाते हैं, कई बार एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट करके इस साइट को डिफॉर्म कर देते हैं, एक्टिव साइट को। अगेन क्वेश्चन नंबर 8, ये एक पॉलीमर का क्वेश्चन। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स किसको कहते हैं, फाइबर्स किसको कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स किसको कहते हैं। थर्मोसेटिंग मीन्स वन सेट फॉर एवर, जहाँ 3D और स्ट्रॉन्ग रिजिड बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन है, तो ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, तो ये दे आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक्स दैट कैन बी रिमोल्डेड, तो ऐसे सिंपल जो हमारे पास पॉलीवाइनाइल क्लोराइड वगैरह हैं, तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। फाइबर्स, ये आप देख रहे हैं नाइलॉन 66, ये बेसिकली दिस इज व्हाट, नाइलॉन 66। और इलास्टोमर्स, ये जो हमारे पास देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल रबर, तो दे आर इलास्टोमर्स। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा दें, मैच द फॉलोइंग इलास्टोमर्स कौन है, तो पहले का एक्स, ए का क्यू। फाइबर्स कौन है, तो बी का आर। थर्मोप्लास्टिक्स कौन है, सी का पी। एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन है, तो डी का एस। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक अच्छा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई नाइट्रेशन का रेट किसके साथ होगा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन फॉलोइंग कंपाउंड इज, है ना। तो नाइट्रेशन का रेट किसके साथ होगा, तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। पाराजाइलिन, जाइलिन इज एक्टिवेटेड कंपाउंड, दोनों मिथाइल ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन की तुलना में यहां पर ब्रोमो का -I एंड +M डीएक्टिवेट हो रहा है। मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन कहते हैं अगर हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे रहे 2, 4, 6, तो यहां पे कंसेप्ट है कि बेंजीन के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा है। नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग -I -M, जिसने बेंजीन को हाईली डीएक्टिवेट किया हुआ है। एंड लास्टली बेंजीन,
तो नाइट्रेशन का रेट अगर हम बात करें बेंजीन की तुलना में आप कंपेयर करें तो सीधी सी बात है कि ब्रोमो बेंजीन का रेट कम होगा और नाइट्रो बेंजीन का सबसे कम होगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 5 की, बेंजीन कहाँ है, तो बेंजीन और सबसे कम कौन है, तो नाइट्रो। तो नाइट्रो हमारा 4 है, तो 4 कहाँ सबसे कम है, और 4 से ज़्यादा किसका होगा, जो जिसमें नाइट्रो बेंजीन से थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ब्रोमो बेंजीन, और उससे बढ़िया कौन, बेंजीन। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है वो पाराजाइलिन में ज़्यादा है, और पाराजाइलिन में ज़्यादा है, 1 मिनट, और उसके बाद कहाँ ज़्यादा है, तो मेस्टिलिन में ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन, हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, जस्ट मिनट। यहाँ पे हमारा जो बेस्ट होगा वो क्या होगा, तो बेस्ट होगा हमारे पास मेसिटिलीन 3, देन आफ्टर पाराजाइलिन, देन आफ्टर बेंजीन, देन आफ्टर ब्रोमोबेंजीन, और फाइनली नाइट्रोबेंजीन। तो कुल मिलाकर के ये हमारा ऑप्शन है 31524। ओके, 315 कहाँ गया, 3145, अच्छा 31524, बेसिकली यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए, और ये हमारा आंसर नंबर 1 होगा। ओके, 31524। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कुल मिलाकर के आप इसे बना लीजिए, आसान सा पेपर, मतलब ये क्वेश्चन आसान है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन इस पेपर में टफ है। एक क्वेश्चन और आया था, लेकिन उसका चूंकि डाटा पूरा नहीं मिला, इसलिए हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सके, और वो डूमा मेथड के ऊपर था। कि डूमा मेथड में दिया गया था, प्रेशर दिया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया गया था, उसमें नाइट्रोजन के परसेंटेज मांग पूछे गए थे। बच्चों ने आधा अधूरा बताया, डाटा नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। तो ये हमारे आज के पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल टफ पेपर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, और हम लोग मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।